नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनावी एक्सप्रेस में। आपके लिए मैं कुलदीप द्विवेदी लेकर आया हूं लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरों को। आइए देखते हैं आज क्या रहा चुनावी मैदान में। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली शनिवार को बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। उन्होंने आप से गठबंधन को लेकर 6 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा था। उन्होंने तब कहा था कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन लवली आज बीजेपी दफ्तर पहुंचे। लवली के साथ नीरज बसोया, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल हो गए। साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने एक बार फिर से आरजेडी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर तुष्टीकरण करने का रहा है। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के ये शहजादे बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पर घूम रहे हैं। कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेनराजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेनराजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था तो लोग बेनराजी बोलते थे, और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई। फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। योगी ने कहा है कि एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फातिया पढ़ने उसके घर जाते हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए किसी की संवेदना तक व्यक्त करने का समय तक नहीं निकल पाता। बाबूजी सरदेव कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रदेश के विकास के लिए समर्पित था, राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक भी शब्द संवेदना की व्यक्त नहीं की।
जबकि मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी, मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग उनके गांव गए थे, श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन सरदेव बाबूजी कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द नहीं व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, वही अभी हाल ही में एक कुख्यात माफिया जो तमाम लोगों की हत्या का अपराधी था, उसकी मौत होती है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां फतिया पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के शहजादा वाले बयान पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा है कि मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। दूसरी तरफ शहंशाह नरेंद्र मोदी जी हैं, घर से थोड़ी दूर पर 600 किसान शहीद हो गए, घर से निकले ही नहीं। ये है इनकी कार्यशैली। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना को लेकर के एक बार फिर से निशाना साधा है। इसके अलावा केंद्र सरकार को उन्होंने जमकर सुनाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग दिल्ली के 10 साल की और यूपी की 7 साल की सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। जनता ने समझ लिया है कि उनके 10 साल में हर बात झूठी और वादे झूठे निकले हैं। मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल की सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। उनके 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के सरकार के वो उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं और जनता ने समझ लिया है कि उनके 10 साल में उनकी हर बात झूठी और झूठे वादे निकले। राहुल गांधी ने अग्निवीर स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अग्निवीर योजना भारतीय सेना के लोगों ने नहीं बनाई है। इस स्कीम का फैसला प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर में लिया गया। अग्निवीर स्कीम बनाने के दौरान न किसी सेना से बात की गई, न उनसे बात की गई जिनके लिए ये स्कीम बनाई गई, न ही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा गया है। अग्निवीर स्कीम जो है वो एक्चुअली इंडियन आर्मी का स्कीम नहीं है। जब हमने थोड़ी गहराई में पता लगाया तो जब ये स्कीम बनाया गया, ये स्कीम आर्मी के लोगों ने नहीं बनाया है। जैसे नोटबंदी हुई थी, जहां फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा गया, आरबीआई से नहीं पूछा गया, सीधा बाईपास कर दिया गया, पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया, वैसे ही अग्निवीर स्कीम को बनाने में पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री के ऑफिस में डिसीजन लिया गया, एनएसए ने डिसीजन लिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने डिसीजन लिया, आर्मी से नहीं पूछा, बाकी फोर्सेस से नहीं पूछा। तो एक गलती तो स्कीम है कि स्कीम ही गलत है, मगर दूसरी गलती यह भी है कि आपने ये स्कीम लागू किया, मगर जिन लोगों के लिए आप स्कीम बना रहे हो, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने सेना से पूछा, ना आपने हिंदुस्तान के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पूछा। मतलब आपने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास कर दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव को लेकर दिन रात प्रचार कर रहे हैं।
एक दिन में कई सभाओं के बीच में रोड शो भी कर रहे हैं। शुक्रवार को इसी क्रम में वो अररिया में थे, तभी मंच से उनके पीठ और कमर में तेज दर्द उठने लगा। इतना ही नहीं, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने सहारा देकर उन्हें मंच से उतारा और बाद में कार से हेलीपैड तक ले गए। ये दर्द शनिवार को भी नजर आया जब वो रैलियों में जा रहे थे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने के लिए कहा, लेकिन तेजस्वी यादव प्रदेश की जनता को संबोधित करने के लिए रैलियों में कोई कमी करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान क्यों असुरक्षित है, कोई भी आपको पकड़ सकता है, दाढ़ी काट कर फेंक सकता है, डंडे मारे जा रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूं। कब इन्हें पता चलेगा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? कब इन्हें पता चलेगा कि नफरत इन्होंने ही भरी है? जब आतंकवाद आसमान पर था तब हिंदुस्तान को बचाने के लिए यहाँ कौन था? मैं आपसे कहता हूँ ना, क्यों अनसेफ? कोई भी आपको पकड़ सकता है। आपने खुद देखा, दाढ़ी काट रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, मार डालते हैं। फारूक अब्दुल्ला कैसे सेफ? मैं भी तो मुसलमान हूं। कब इनकी अक्ल में आएगा हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं? कब इनकी अक्ल में आएगा जिनको इन्होंने फूंक भरी है नफरत की? हिंदुस्तान को बचाने के लिए कौन था यहां जब आतंकवाद आसमान पे था? 96 में इलेक्शन किसने किया? यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली जमात थी जो उठी और कहा मर जाएंगे मगर हम इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमने कुर्बानियां दी। हजारों हमारे वर्कर, गरीब से गरीब भी, हमारे एमएलए, मिनिस्टर मारे गए, मगर हमने रुख नहीं मोड़ा। इसके साथ ही कौशाम्बी से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर बीते दिनों सीओ साहब ने एक नेता का पर्चा दाखिल करने के दौरान बेइज्जत करके उन्हें बाहर भगा दिया था। प्रत्याशी को सरेआम बेइज्जत करने वाले अफसर पर अब तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन प्रत्याशी छिद्दू का पर्चा निरस्त कर दिया गया है। वहीं प्रत्याशी छिद्दू ने आरोप लगाया है कि उनका पर्चा कुछ नेताओं की वजह से काटा गया है, जबकि वो 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं और ये 12वीं बार उनका पहली बार पर्चा खारिज किया गया है। नेता चूंकि बहुत बड़े थे, ऐसा तो नहीं कुछ वजह से वही सब करा दिन कहे थे विनोद सोनकर साहब के पर्चा दाखिल करावे हुआ है, अब मोर अधिकारी से कह के पर्चा न कराए जाते। शिकायत करोगे कहीं? मैं कतो न करिए दाऊ करे, दाऊ की बाढ़ बड़ी भारी है। मीडिया साहब मैं कहो के लगना चाहिए दाऊ करिए, मैं न जाइए शिकायत कर दो, शायद ऊपर वाले नहीं न सुनिए, मैं कहो से न कहीं दाऊ करे जाओ मत। अरे यार दाऊ का मार बड़ा भारी आपत होता है। चतुराई चौपट करेगी ज्ञानी को होता खाए, अजय चतुरा बने तो जरा में जाए। मैं नारायण के भरोसे हो चुका हूँ। मैं कहूँ न जाऊँ नहीं मोर पर्चा वापस करें, अबे चुनाव चिन्ह दई दे मत होका दंदी नहीं ना, वो भर ले अपन उनके लगे भी ठोका जा रहा है। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।